आइए आगे हम देखेंगे जिसमें इतिहास का अध्याय 10 उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का अर्थ किस तरीके से, जिसमें हम अफ्रीकी उपनिवेशीकरण के बारे में समझेंगे। आइए आज अगला देखते हैं जिसमें उपनिवेशवाद में अफ्रीकी उपनिवेशीकरण। जैसा कि पहले भी अमेरिका में अफ्रीकी दासों को बसाए जाने के लिए या इससे संबंधित दास प्रथा के बारे में हमने समझा था, जिसमें यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की शुरुआत लगभग 19वीं सदी के मध्य में हुई थी। लेकिन सन 1878 में अफ्रीकी केवल 10% जमीन पर क्या करते थे, यूरोपीय देशों पर कब्जा था। लेकिन महज से लगभग 36 वर्षों में सन 1914 तक सारा महाद्वीप किसी न किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश बना। जिसमें अगला आता है जिसको बोलते हैं दास प्रथा। जैसा कि 19वीं सदी के मध्य में जब अफ्रीका में ज़्यादातर हिस्से जैसे वो कबीलाई समूह में रहते थे, उनका जीवन यापन का मुख्य व्यवसाय माना जा सकता है पशुपालन, कृषि, जंगल से इकट्ठे किए गए कंदमूल एवं शिकार इनका मुख्य व्यवसाय माना गया। लेकिन जब मध्यकाल में भारत, पश्चिमी एशिया और यूरोप में भी अफ्रीकी महाद्वीप दासों की आपूर्ति का जब मुख्य स्रोत देखा जाए तो ऐसा पता चलता है कि उसमें जो कबीलाई समूह थे उनने आपसी झगड़ों में जो लोग युद्ध में बंदी के रूप में पकड़े जाते थे उन्हें दास के रूप में क्या करते थे, बेच देते थे। और इस तरीके से सन 1500 के बाद जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में खेती करने के लिए जैसे जैसे मजदूरों की ज़रूरत बढ़ी, वैसे वैसे अफ्रीका महाद्वीप में दासों का व्यापार भी बढ़ता चला गया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कई यूरोपीय देशों में अति लाभदायक मानव व्यापार लग गए और वह करोड़ों अफ्रीकियों को बेचकर खूब मुनाफा कमाया। और वह 450 साल से अधिक तक इस व्यापार में सन 1800 और 1900 के बीच धीरे धीरे बंद कर दिया। लेकिन मज़ेदार बात यह भी देखा जाता है, जैसा कि जब यूरोपीय देश यह कहने लगे कि अफ्रीका में दास व्यापार को ख़त्म करने के लिए उन्हें अफ्रीका पर क्या करना चाहिए, अपना राज्य बनाने के लिए यह ज़रूरत है कि वह अफ्रीका के सबसे अधिक ज़मीन पर कब्जा कर पाएँ, जिससे यह दास प्रथा के अंतर्गत ये लागू किया जा सके। औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवादी होड़ और अफ्रीका जैसा कि ब्रिटेन जैसे प्रारंभिक औद्योगिक देश ने जब उद्योग के लिए कच्चा माल और बाजार की तलाश में दुनिया के बड़े हिस्से पर खासकर जैसे एशियाई देशों पर कब्जा कर लिया, तब क्या हुआ था, जर्मनी, फ्रांस और इटली औद्योगिक क्रांति लगभग 100 साल बाद हुई थी। तो इस नव औद्योगिकरण देशों के लिए क्या हो गया था, अफ्रीका एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर कब्जा करने के लिए संभावनाएं थीं। लेकिन वर्चस्ववादी जैसा कि जब विचारधारा इसको देखा जा सकता है तो यूरोप में इस समय कुछ ऐसे विचार जिसमें लोकप्रिय हो रहे थे, जिसमें यूरोपीय देशों को ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और उपनिवेश बनाना राष्ट्रीय शक्ति का पर्याप्त समझा गया था और उपनिवेश के प्रचार के लिए काम करना राष्ट्रीय प्रेम और अभिव्यक्ति मानी गई थी। लेकिन यूरोप में बहुत से लोग क्या थे, यह मानना चाहते थे कि विश्व में मनुष्य की कई नस्लें होती थी, है ना, तो इसमें यूरोपीय नस्ल बाकी दुनिया की नस्लों से क्या हो, बेहतर हो, यह मानना मनुष्य की नस्ल से होती थी। लेकिन एक नस्ल को दूसरी नस्ल से बेहतर मानना नस्लवाद कहलाता था। नस्लवाद का अर्थ जैसे कि माने तो श्रेष्ठ नस्ल के लोगों को कमज़ोर नस्लों पर राज करना और उनका शोषण करना जरूरी और स्वाभाविक है। लेकिन फ्रांस जैसे कई यूरोपीय देश में क्या था, उपनिवेशों में अफ्रीकी लोगों का एक ऐसा भी समूह तैयार किया जिसमें यूरोपीय भाषा, संस्कृति, धर्म और विचारों को अपना ले और उपनिवेशी शासन को की मदद करे। और इस उद्देश्य से अफ्रीका के कई यूरोपीय विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थान खोले भी गए थे। अगला देखते हैं जिसमें उपनिवेशवाद एवं उसका प्रभाव। जब एक बार यूरोपीय देशों का अफ्रीका पर कब्जा हो गया, तब उन्होंने क्या किया था, इस भूभाग को अपने हितों के अनुसार बदलना शुरू कर दिया और इस बदलाव ने पूरे अफ्रीका में रहने वाले समुदायों के जीवन पर
निर्णायक ढंग से असर भी हुआ था। स्वाभाविक है, बदलाव में अंतर यह है कि कुछ परिवर्तन तो होना ही था, जिसमें पशुपालक समाज एवं उपनिवेशवाद। जब उपनिवेशी शासन से पहले विशाल घास के मैदानों पर मसाई जनजाति के लोग मुख्यतः पशुपालन करते थे, तब अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ब्रिटेन और जर्मनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाकर मसाई प्रदेश में दो टुकड़ों में बांट दिया था। लेकिन इसी के पश्चात जब दोनों ही देशों ने इस घास के मैदानों पर खेती को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने लगभग 60% चारागाह पर मसाई अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं दिया जा सके, क्योंकि मसाई समुदाय धीरे धीरे उन इलाकों तक सिमट गए जहाँ न तो अच्छा चारा मिल पाता और न अच्छे से वर्षा होती थी। हाँ, पहले पशुपालन द्वारा मसाई लोग किसानों से ज़्यादा सुखी और संपन्न होते थे, लेकिन बदलती परिस्थितियों में उनकी हालत खराब हो गई और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में जैसे पशुपालक समुदाय इसी तरह से परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। जैसे कि जब खनिज क्रांति और एवं अफ्रीका, आइए इसको देखते हैं। जैसा कि सन 1867 में वर्तमान दक्षिण अफ्रीका में हीरे की पहली जो खान मिली और वह 1886 में सोने की खानों का पता चला, तो इस हजारों गोरे लोग अपनी तकदीर आजमाने लगे और इलाकों में आकर बसने लगे। हीरा का पता चलते ही भूभाग के सदियों से रहने वाले आदिवासियों एवं पहले से यहाँ रहने वाले बोअर समुदाय की जमीन पर ब्रिटिश कब्जा कर लिया और बोअर अफ्रीका में रहने वाला किसानों को कहा जाता था, जो 17वीं सदी में यहाँ आके बसे हुए थे। लेकिन हीरो की खानों से हीरा निकालने के कार्य बहुत से मजदूर की आवश्यकता थी। उस समय अफ्रीका में रहने वाले आदिवासी मजदूरी जैसे व्यवस्था में नहीं ढले थे और मुख्यतः कृषि या पशुपालन के जरिए ही अपना भरण पोषण को करते थे। लेकिन आदिवासियों को मजदूर के रूप में काम करने हेतु विवश करने के लिए औपनिवेशिक शासन को क्या करना पड़ा था, उन पर गृह कर लगाया और इस कर के लिए पैसे कमाने के लिए एक वयस्क को लगभग 3 महीने मजदूरों को काम करना पड़ता था। इससे यह हुआ कि स्थानीय आबादी की एक बहुत सी बड़ी संख्या और अपनी खेती बाड़ी छोड़कर इन खानों पर काम करने लगी, जिससे हीरे और सोने की खानों में आपस में मजदूरों की एक बड़ी संख्या निवास करने लगी और मजदूरों के अलावा यहाँ बड़ी संख्या में यूरोपीय आबादी भी रहती थी, जो मुख्यतः इन खानों का प्रबंधन और विक्रय संबंधित कार्यों में लगी रहती थी। इन सब के कारण भी दक्षिणी अफ्रीका में नगरों का विकास हुआ, जिसमें सोने की खान के साथ साथ विकसित तो हुआ और ऐसे ही एक नगर जिसमें जोहान्सबर्ग है, जो आज भी दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा शहर माना गया है और इन शहरों में यूरोपीय आबादी और अफ्रीकी आबादी के लिए अलग अलग शहर बनाई गई, जो भिन्न भिन्न नियम बनाए भी गए थे और अफ्रीका लोगों के साथ भेदभाव करने वाले रंग भेद नीति के कारण इन नगरों की अलग अलग व्यवस्था को भी योगदान दिया गया था। उपनिवेशवाद और अफ्रीकी प्रतिरोध। जैसा कि अफ्रीका के निवासियों ने अपने सीमित साधनों के बावजूद भी यूरोपीय शक्तियों का भरपूर प्रतिरोध किया, लेकिन उनके ज़्यादातर प्रतिरोध अंततः असफल रहे, जिसमें ब्रिटिश पत्रकार एडवर्ड मोरेन ने कुछ समय अफ्रीका में भी बिताया था और अफ्रीका का एक किताब लिखी जो द ब्लैक मैन प्रोटेन। उन्होंने अफ्रीकी लोगों की प्रतिरोध की असहायता स्थिति इन शब्दों में लिखा, जैसा का अर्थ होता है जो अर्थ यह है जो अन्याय और दुर्व्यवहार तथा अफ्रीकी अपने जीवन में सहता, उनका विरोध किसी भी अफ्रीकन के द्वारा अफ्रीका में कभी संभव नहीं है। अफ्रीकी मूल के निवासी यूरोपीय श्वेत नस्ल पूंजीवादी शोषण, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद के सामने बिल्कुल असहाय है। अगला पॉइंट देखते हैं, जिसमें माची विद्रोह। जब पूर्वी अफ्रीका में जर्मनी का नियंत्रण था, जर्मन शासन
इस क्षेत्र के लोगों द्वारा खाद्यान्न के स्थान पर जो नकदी फसल कपास की खेती करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे और यह कपास मुख्यतः जर्मनी के कारखानों के लिए जरूरत थी। तो सन 1905 में उन्होंने एकाएक अफवाह फैला दी कि जादुई पवित्र जल को अगर शरीर में छिड़का दिया जाए तो जर्मन गोलियां पानी बन जाएगी। लगभग 30 से लगभग 20 आदिवासी समुदाय के लोग जर्मन की हुकूमत से लड़ने के लिए एक हो गए और उनका विश्वास यह था कि भगवान ने उन्हें इस लड़ाई के लिए आदेश दिया कि उन्हें उनके पूर्वज इस युद्ध में उनकी रक्षा करेंगे और यह विद्रोह मांझी मांझी विद्रोह के नाम से जाना जाता था। किंतु इस विद्रोही सैनिकों ने अपने भालों के साथ सैन्य ठिकाने पर हमला किया तो जर्मन की मशीन गन के करीब लगभग 75,000 आदिवासी मर गए। इसके बाद अकाल में लगभग इससे दोगुने लोग भी मर गए थे। भारत में उपनिवेशवाद सन 1756 से 1900। जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 में बंगाल के नवाब को प्लासी की लड़ाई में हराकर भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन साम्राज्य की शुरुआत तो की थी, लेकिन इसके बाद वह धीरे धीरे पूरा भारत उनका अधीन हो गया। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने यह समझा या यह समझने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से उपनिवेशित शासन में भारत के समाज को प्रभावित किया। तो जैसा कि सन 1757 के बाद भारत में उपनिवेशीकरण की कई चरणों से गुजरा, जिसमें प्रत्येक चरण में स्वरूप जैसे ब्रिटेन की बदलती जरूरत तथा भारतीय प्रतिरोध को निर्धारित एक और उपनिवेशिक नीति के कारण भारत का एक संपन्न देश से भी गरीब देश बना। तो दूसरी ओर भारत के लोग अंग्रेजों के संघर्ष करते हुए आधुनिक राष्ट्र का निर्माण कर पाए और उसे लोकतंत्र और जन समानता की ओर ले जा पाए। हमने भारतीय राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और समानता के लिए संघर्ष की कहानी के बारे में समझा, जो यह औपनिवेशिक नीतियों और उनके प्रभाव के बारे में समझाया गया। जिसमें अगला आता है एकाधिकार व्यापार का दौर। जब शुरुआती दौर में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत के दो लक्ष्य थे, जिसमें पहला लक्ष्य भारत के साथ व्यापार एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी सुनिश्चित करना चाहती थी, जिससे वे विदेशी भारतीय माल को बेचने ताकि वह कम से कम दाम में भारतीय किसानों के कारीगर का सामान खरीदकर अधिक से अधिक दाम में दुनिया भर में बेच सकें। और ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय व्यापार, जिसमें हस्तशिल्प उत्पादन एकाधिकार स्थापित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का भी प्रयोग किया। तो पहले तो व्यापार में लगे जब भारतीय व्यापारियों को या तो व्यापार से हटा दिया जाता है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन व्यापार करने का विवश किया। तो इसमें भारतीय शिल्पियों ने बुनकर को अपना एक माल कम कीमत पर ब्रिटिश कंपनी को बेचने के लिए विवश कर दिया और इन सब के कारण भारत की विदेशियों से व्यापार तो काफ़ी बढ़ा, लेकिन बुनकर और शिल्पियों को उचित कीमत नहीं मिल पाई। और दूसरा लक्ष्य यह था कि भारत को प्राप्त जो राजस्व का नियंत्रण कर उसे ब्रिटेन के हित के उपयोग में करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा संपूर्ण एशिया व अफ्रीका में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। इसके लिए उन्हें अत्यधिक धन की आवश्यकता भी होती थी। इससे भारत से प्राप्त राजस्व को निकालने की कोशिश भी की, जिसमें ज़्यादातर राजस्व के लिए ज़्यादा भूभाग पर नियंत्रण भी जरूरी था। तो इसके लिए भारत के विभिन्न भागों को भी जीत कर वह ब्रिटिश भारत में मिलाने की कोशिश की। तो इस तरीके से जो इलाके कंपनी इनके अधीन और वहाँ कंपनी ने कई प्रकार के भू राजस्व लागू किया, जिसके तहत जमींदार जमीन के मालिक बने, जमीन पर निजी स्वामित्व स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने उम्मीद यह थी कि उन्हें अधिकतम भू राजस्व मिलेगा। इस नीति का दूरगामी असर यह पड़ा कि किसानों की स्थिति लगातार बिगड़ती गई और जिससे अभूतपूर्व मानव निर्मित अकाल की शिकार होते गए। और वे बढ़ते राजस्व को अदा करते करते वह ऋण लेकर साहूकार के चंगुल में फंसते गए, जिससे वह ऋण से कभी भी उबर नहीं सके। अगला आता है जिसमें दूसरा दौर, जो इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति और भारत का उपनिवेशीकरण। जब सन 1750 से 1800 में ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, तभी एकाधिकार व्यापार व्यवस्था भी उद्योगपति के हितों के अनुकूल नहीं थी। तो वे यह नहीं चाहते थे कि भारतीय कपड़े यूरोप में बिकें
उल्टा वे चाहते थे कि भारत के कारखाने में निर्मित कपड़े भी खरीदें और उन्होंने दबाव डाला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो महज व्यापारियों का एक समूह था, का नियंत्रण समाप्त हो, जिससे धीरे धीरे ब्रिटेन की संसद के भारतीय मामलों का दखल बढ़ाया और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को सन 1813 में समाप्त कर दिया। और 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद संसद ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। तब भारत के व्यापारी नीतियों में बहुत सारे बदलाव किए गए, जिसने ब्रिटेन से आने वाले सामानों का आयात शुरू या शुल्क को या तो कम कर दिया गया या फिर समाप्त कर दिया, ताकि भारत में अंग्रेजी कारखानों में बना सामान बिक सके। हमने पिछले यह भी देखा था कि किस तरीके से इन नीतियों में भारतीय बुनकरों ने पर पड़ने वाले प्रभाव से क्या विचार हुआ था, क्या परिवर्तन आया। तो इसमें जैसे लाखों जुल्म हो रहे थे, कल तक तो कपड़ा बनाने का काम में लगे हुए थे और बेरोजगार भी हो गए थे, साथ ही साथ उन्हें काम धंधा नहीं मिल पा रहे थे, वे खेती करने लगे थे, लेकिन इस कृषि पर आबादी का दबाव भी बढ़ने लगा। उतनी ही ज़मीन पर अधिक लोग निर्भर हो गए और इस पूरी प्रक्रिया में भारत का निरुद्योगीकरण कहा जाता है, जो हिंदुस्तान गरीब देशों की श्रेणी में आ गए। भारत की गरीब होने के पीछे एक कारण यह भी था, जिससे विभिन्न तरीकों से अंग्रेजों द्वारा भारत में धन इंग्लैंड भेजा जाता था और भारतीय राजाओं के खजानों को लूट अंग्रेजी सैनिकों, अफसरों के वेतन आदि के रूप में भारतीय धन इंग्लैंड भेज दिया गया और ये भुगतान भारत के किसानों के द्वारा चुकाए गए करों से होता था। वैचारिक उपनिवेशीकरण। जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना स्थान राज्य स्थापित किया तो उसने कई लोगों को भारतीय संस्कृति, इतिहास आदि को जानने को समझने का भी अत्यंत भरसक प्रयास किया, लेकिन वे भारतीय संस्कृति और धर्म आदि में काफ़ी प्रभावित भी हुए और उन्होंने कंपनी सरकार से आग्रह किया कि वे पारंपरिक भारतीय ज्ञान और साहित्य के अध्ययन के लिए वे क्या कर सकें, संरक्षण देना जरूरी था और उन्हें यह कहना आवश्यक है कि संस्कृत जैसे कॉलेज और आदि खोलें और इस विचारों में लोगों का प्रभाव भी अत्यधिक बढ़ेगा, अर्थात वे लोग जो पूर्वी संस्कृति से प्रेरित थे। सन 1800 के बाद जब कंपनी में कई अधिकारी हुए जिन्होंने यह माना कि आधुनिक यूरोप का यह ज्ञान जानने के लिए योग्य है कि अंग्रेजी के माध्यम से भी हो सकता है और उनका मानना था कि भारतीय ज्ञान की परंपरा किसी काम की नहीं, उस पर धन खर्च करना व्यर्थ है और इन्हें आंग्लवादी अर्थात अंग्रेजी संस्कृति शिक्षा से प्रेरित लोग कहते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार की शिक्षा नीति बनी और आंग्लवादी विचारों के लोग भी क्या हुए थे, अधिक प्रभावी रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध थे थॉमस मैकाले, जिन्होंने सन 1830 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की और मैकाले का कहना था कि जब इस बात को भी सभी मानते हैं कि भारत और अरब के संपूर्ण देसी साहित्य के एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक शेल्फ के बराबर ही है, जो यूरोपीय काव्य, इतिहास, विज्ञान और दर्शन की पुस्तकों की तुलना में इनमें कुछ भी नहीं, तो उनका आग्रह यह था कि भारतीयों की भलाई भी इसी में है कि उन्हें विज्ञान, गणित, पश्चात आदि दर्शन की शिक्षा भी दी जाए ताकि वे अंधविश्वासों और बर्बरता की मुक्त हो जाएं। और मैकाले का आग्रह भी था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा भी दी जानी चाहिए और वे अंग्रेजी शासन के समर्थक बने और अन्य भारतीयों को भी सिखाएं।